हेलो एंड वेलकम टू एलजीकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर ले रहे हैं, इनको अच्छे से डीप में अगर पढ़ ले रहे हैं, तो यहाँ से जो 5 मार्क्स का आने वाला है वहाँ से आपका आराम से बन जाएगा। तो देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह जो होते हैं इकाई सेल के एकक कोशिका के जो 7 प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। या उसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मैं उसका एक ट्रिक बनाया हूँ, उस पर अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पढ़ लेना है अच्छे से, कम उसमें 5-6 पॉइंट अंतर लिखिएगा। फिर उसके बाद फिगर बना दीजिएगा कैसे होता है और अंतर बढ़िया से लिखना है आपको। फिर उसके बाद स्टाइकियोमेट्रिक दोष, उसमें साटकी और फ्रेंकल, वैसे तो दोष तो बहुत प्रकार के होते हैं क्रिस्टल के अंदर, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट डिफेक्ट है, साटकी और फ्रेंकल दोष के अंतर्गत आते हैं। तो साटकी और फ्रेंकल दोष को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें क्या डिफरेंस है, इसका फिगर कैसे बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन एक में विलुप्त होता है, कैसे एक में उधर उधर होता है, तो सारा कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद घनीय क्रिस्टल जालक का विश्लेषण। आप क्रिस्टल जालक तो हैं टाइप, उनके टाइप 7 है, लेकिन उसमें हमको पढ़ना है केवल घनीय क्रिस्टल जालक। तो घनीय क्रिस्टल जालक को आपको देखना है, मतलब केवल क्यूबिक पैटर्न को देखना है। क्यूबिक पैटर्न में क्या क्या आ जाते हैं, सिंपल क्यूबिक आ जाता है, फिर उसके बाद बीसीसी आ जाता है, फिर उसके बाद एफसीसी आ जाता है, या इसको हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, सीसीपी। बस इसका थोड़ा सा रोल अलग होता है लेकिन उसका प्रॉपर्टी मैच करती है तो हम लोग बोल देते हैं कि एफसीसी और सीसीपी एक ही है, बट वो एक होता नहीं है। लेकिन अगर आप एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालेंगे, एपीएफ निकालेंगे, तो दोनों का सेम आता है, तो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका विचार आता है, इसका विचार आता है, नंबर तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बट सेम होता नहीं है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपको इकाई सेल के बारे में पढ़ लेना है कि इकाई सेल क्या होता है। जैसे अगर कोई घर बन रहा है तो जो दीवार होती है ईंट, उसमें जो ईंटें लगे होते हैं, ईंट के बगल में ईंट, फिर उसके बगल में ईंट, ऊपर ईंट, नीचे ईंट, तो ईंट को रिपीट करके बनाया जाता है। तो वो जो ईंट है वो उस दीवार का यूनिटी है, उस दीवार का यूनिट, मतलब एक प्रकार का उसको हम इकाई बोल सकते हैं, उस दीवार की वो इकाई है, उसी को रिपीट करके बनाया गया है। तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है वो छोटे 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 इकाई सेल, मतलब यूनिट को रिपीट करके बनाया गया होता है, तो वो क्रिस्टल बनके तैयार हो जाता है। तो इकाई सेल को देख लीजिएगा। उपसंयोजक संख्या, उपसंयोजक संख्या आप जानते हैं 3 कम से कम याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, 6 होता है। उपसंयोजक संख्या सिंपल क्यूबिक का 6 होता है। फिर उसके बाद बीसीसी में 8 होता है और एफसीसी में 12 होता है। ये होता क्या है, उपसंयोजक संख्या होता क्या है, बेसिकली आप पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा से अच्छे से रिवाइज करके जाना है। जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ताकि आए तो लिख। ये उपसंयोजक संख्या क्या होता है, जैसे कोई भी एक अवयवी कण है, उसको उसके पड़ोसी लोग कितने लोग टच किए हैं, वही उसकी उपसंयोजक संख्या होगी। तो सिंपल क्यूबिक में देखते हैं हम लोग तो 6 लोग टच किए रहते हैं, बीसीसी में 8 लोग टच किए रहते हैं, तो जितने लोग उसको टच किए हैं, स्पर्श किए हैं, वही होती है उसकी उपसंयोजक संख्या। फिर क्रिस्टल जालक को अच्छे से डिफाइन कर लीजिएगा। क्रिस्टल जालक का 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का मतलब हो गया कि आपका क्रिस्टल कितना भरा है या कितना खाली है, ये बता देगा आपका संकुलन क्षमता। कि जैसे हम लोग निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक का निकालते हैं तो आता है 52, अप्रोक्सीमेट आता है 52%। तो संकुलन क्षमता 52% का मतलब कि उसके एटम 52% भाग को कवर किए हैं, इकाई सेल के 52% भाग को कवर किए हैं, मतलब छेके हैं, घेरे हैं, और 48% भाग अभी खाली है। तो जो खाली स्थान है वहां पर दूसरे एटम आ जाते हैं, ताकि एलॉय बन जाता है, मतलब मिश्र धातु अगर बनाना होता है तो जगह रहेगा तब ना। जैसे कोई क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर सारे बच्चे भरे हैं तो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। तो अब कुछ कैंडिडेट जगह जगह से अगर निकल के चले गए तो वहां पर अब दूसरे कैंडिडेट आ जाएंगे, तो वो एक तरह का एलॉय, यहाँ पर भी एलाइंग होता है। तो सिंपल क्यूबिक का 52% होता है। फिर उसके बाद बीसीसी का आप लोग जानते हैं 68%, अप्रोक्सीमेट 68% ले लीजिएगा, डेसिमल भी होता है। और एफसीसी का 74%, तो 74 पॉइंट समथिंग होता है, तो 74 हम लोग अप्रोक्स लेके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये कैसे निकाला जाता है, पूरा फुल बकायदा आपको बताया गया होगा कि कैसे निकाला जाता है, संकुलन क्षमता को कैसे डिफाइन किया जाता है, और किसी का भी संकुलन क्षमता आ सकता है।
बेसिकली बीसीसी और एफसीसी का ज़्यादातर आता है, तो आप बीसीसी और एफसीसी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर एफसीसी न दे के सीसीपी क्लोज वाला बोल दे तो भी आप यही वाला करिएगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम मिलती जुलती है। हालांकि वो तो हेक्सागोनल टाइप से बनता है, वो मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट उसका अलग अलग होता है, बस और कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ए बी सी उस टाइप का जो आप सीखे होंगे उसी टाइप से, मतलब सीसीपी अगर बोलेगा तो भी आप एफसीसी ही मानकर लगा दीजिएगा, सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न। और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिखा गया है, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजिक ठोस और आणविक ठोस। इसका भी डिफिनीशन आपको अच्छे से याद रखना है, फिगर भी बना दीजिएगा जब भी, मतलब एग्जाम में हमको ऐसा लिखना है कि कोई भी डिफिनीशन आ गया अच्छे से 2-4 लाइन उसके बारे में लिख के फिर पॉइंट पॉइंट उसका, जैसे प्रॉपर्टी टाइप का हो गया या कुछ हो गया, उसको पॉइंट पॉइंट डाल के लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, उससे फुल मार्क्स मिल जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बेसिकली डेंसिटी का आता है, घनत्व का न्यूमेरिकल आता है, तो उसको कैसे करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये 7 टाइप का क्रिस्टल देख लीजिए। 7 टाइप का क्रिस्टल आप कैसे याद रखेंगे, तो उसको मैं बना रहा हूँ, इसको तब तक इरेज कर रहा हूँ, नोट करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सारा क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बट लास्ट टाइम में होता है ना कि लास्ट टाइम में सारा एनर्जी आपको लगा देना है अपना, जितना लास्ट टाइम में जो 1 साल की पढ़ाई की है वो 1 मंथ के अंदर हो जाती है और उससे बेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो आप धीरे धीरे कलेक्ट करते गए थे और लास्ट में सारा रिस्टोर कर लेना अच्छे से। तो 7 टाइप क्रिस्टल समूह में आपको क्या करना है, 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समूह, यहाँ से 1 मार्क्स बन जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे दिया कि A = B = C, ऐसे दे दिया तो पूछ देगा कि ये किसका है, क्यूब का है कि किसका होता है। तो आपको बेसिकली 7 टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसको याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा, कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, या मैं कुछ अप्रोच कर रहा हूं बताने का, देखते हैं। अगर आपको पसंद है तो वो भी ठीक है, काम चल जाएगा उससे भी। तो देखिए सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले क्यूबिक होता है, सबसे पहले क्यूबिक होता है, क्यूबिक। फिर उसके बाद मैं अपने हिसाब से डिजाइन किया हूं, वैसे आपके बुक में ऊपर नीचे दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से बनाया हूं। क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल, क्यूबिक के बाद वैसे आप तैयार करिएगा इंग्लिश में ही, क्योंकि हिंदी में अब यही अगर पेपर में भी आता है तो टेट्रागोनल का हिंदी नहीं देता है, टेट्रागोनल ऐसे लिख के दे देगा, टेट्रागोनल ऐसे करके लिख देगा, समझ रहे हैं। तो जैसे आप अगर इंग्लिश में तैयार किए हैं तो बेस्ट है, नहीं तो हिंदी में थोड़ा सा उसका और कठिन भी कहे तो बन जाता है, तो आप इसी तरह से तैयार कर लीजिए। तो क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। उसके बाद क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल। फिर उसके बाद एक ट्राई क्लिनिक होता है, एक रोम्बोहेड्रल होता है। ट्राई क्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, नीचे दिख रहा है, एक सेकंड चेक कर लूं नीचे दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब देखिए बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, एक पैटर्न में याद करना। वैसे आपको याद है, मुझे पता है कि आपको याद होगा, बट ऊपर नीचे याद होगा तो ठीक है, अगर आपको ऊपर नीचे से याद कर लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट अगर इस तरह से आप कर रहे हैं तो मैं इसका एक ट्रिक बना लिया हूं, अपने हिसाब से एक ट्रिक बनाया हूं। फिर उसके बाद प्रयास करते हैं, बन जाता है इसका, ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा, कुछ इसमें से आपको याद होगा। जैसे क्यूबिक तो कभी किसी को भूलता ही नहीं। क्यूबिक का पैटर्न क्या होता है, इसमें जो कोर होते हैं, क्यूबिक का मतलब एक घन की तरह होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। इसके जो सभी साइड ए बी सी, ये ए बी सी जो हम लोग लिखने वाले हैं वो लेंथ, विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए ये हो गया, ये हो गया बी,
और ये हो गया बेसिकली C। तो ये जनरली जानते हैं क्यूबिक का मतलब होता है घन, तो घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर दीजिएगा। पहले वाले में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर दिया, दूसरे वाले में यहाँ पर एक तो कट कर रहे हैं, देखिएगा A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर दीजिएगा। फिर तीसरे वाले में तीनों को कट कर दीजिए, A डज नॉट इक्वल टू बी एंड B डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों को कट कर दिया। मोनोक्लिनिक में फिर से यही चीज रिपीट कर दीजिए, मोनोक्लिनिक में फिर से ये जो है फिर से रिपीट कर दिया, A डज नॉट इक्वल टू बी एंड B डज नॉट इक्वल टू सी, ये कर लिया। अब इसके बाद हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो याद ही होगा, सर आपके बताए होंगे कोचिंग वाले या जो भी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो कुछ इस तरह से बताए होंगे कि हेक्सागोनल कुछ इस तरह से होता है। मतलब इसमें दो साइड तो आपस में इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होता है, एक साइड थोड़ा से अलग होता है। तो दो साइड इक्वल मतलब A इज इक्वल टू बी कर दीजिए और नॉट इक्वल टू सी कर दीजिए। फिर उसके बाद ट्राई क्लिनिक आ गया, इसमें भी तीनों साइड को इक्वल मत दिखाइए, तीनों साइड नॉट इक्वल रहेगा, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और लास्ट वाला पहले वाले की तरह जस्ट रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाला पहले वाले की तरह जस्ट रिपीट कर दिया, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये बन गया। मतलब ये हमारे क्रिस्टल हैं, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल हैं, काउंट कर लीजिए, 7 ही होंगे। सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस है। और इसके जो साइड का जो रिलेशन है, जो इसकी भुजाएं हैं, ये रिलेशन नहीं कर सकते, इनके भुजा का लेंथ है कि बराबर होंगे कि नहीं होंगे, रिलेशन तो अलग होता है, रिलेशन क्यूबिक का मैं रिलेशन भी आपको सिखा दूंगा। तो पहले वाले में सारे बराबर आपको लिखने हैं, फिर उसके बाद एक कट किया, एक नॉट इक्वल टू के इक्वल, फिर उसके बाद दोनों को कट कर दिया, फिर उसके बाद फिर से दोनों को कट कर दिया, फिर उसके बाद हेक्सागोनल का तो पैटर्न थोड़ा सा अगर पैटर्न याद है तो भी ये बन जाएगा कि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर रोम्बोहेड्रल है तो ये बराबर होगा क्योंकि पहले का अपोजिट है। और ट्राइक्लिनिक मतलब 3 आपको नॉट कट करने ही होंगे, मतलब 3 आपस में इक्वल नहीं, एक ये एक ये एक ये, 3 आपस में इक्वल नहीं होता है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा में क्या करना है, इन तीनों में तो टेंशन ही नहीं है, थोड़ा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि तीनों का अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका भी देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका भी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात फंसी मोनोक्लिनिक की कि मोनोक्लिनिक में क्या करना है। तो मोनोक्लिनिक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें दो एंगल अल्फा बीटा को तो इक्वल कर दीजिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो एंगल तो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन उसके बाद तीसरा एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। थोड़ा से मोनोक्लिनिक को थोड़ा से याद रखना है। तो गामा जो होता है 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। फिर उसके बाद हेक्सागोनल का आप जानते हैं कि हेक्सागोनल में जो होता है ना, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बन जाता है, लेकिन ये वाले एंगल आपस में 120 डिग्री पर होते हैं। तो दो तो इक्वल हैं, दो एंगल तो इक्वल है, 90 डिग्री तो बन जाते हैं, लेकिन एक एंगल का है 120 डिग्री बनता है। मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू कर दीजिएगा 120 डिग्री, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्राइक्लिनिक एकदम आसान है। ट्राइक्लिनिक में कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर तीनों को कट किए हैं वैसे ही आपको तीनों को अल्फा बीटा गामा तीनों को कट कर दीजिए। तो अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों भी इक्वल नहीं होते हैं। और इस वाले में लास्ट वाले में आपको क्या करना है, तीनों को आप ऐसे कर दीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा और ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो थोड़ा से मतलब आपको दिमाग इन तीनों में तो दिमाग ही नहीं लगाना है। तीनों अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन यहीं से आ गए तब तो काम हो जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, ऑर्थोरोम्बी का क्वश्चन आया था, तो साइड को लेकर आया था, तो अगर पैटर्न याद है तो साइड बन जाएगा। और ये तीनों एक जैसे आपको दिख रहे हैं। फिर मोनोक्लिनिक में सभी बराबर, दो बराबर होते हैं, एक 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। फिर उसके बाद हेक्सागोनल का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, दो 90 डिग्री के इक्वल, एक 120 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए चलिए ठीक है, ये हमारे दिमाग में आ गया, तो ये हमारे दिमाग में कैसे सेट होगा, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, है ना। तो उस ट्रिक की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, ये मेरा खुद का ट्रिक है। तो कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, C से हो गया क्यूबिक,
मतलब सी अगर कहीं किसी वर्ड में आ रहा है तो क्यूबिक हम समझ जाएंगे, अगर टी अगर आ रहा है तो टेट्रागोनल समझ जाएंगे। तो सीटी, सीटी समझ रहे हैं, सीटी, सीटी या तो हिंदी में भी लिख सकते हैं सीटी, बट इंग्लिश में ही लिखने दीजिए चलेगा। सी से क्यूबिक समझ जाएंगे, टी से टेट्रागोनल, क्योंकि अच्छा टी से ट्राई क्लिनिक भी समझ जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सीटी, सीटी मैं थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन किया हूँ कि बन तो जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर बना ले रहे हैं तो टी से ट्राईगोनल ही समझना, ट्राई क्लिनिक समझ जाएगा तो थोड़ा सा तो यहीं पे गड़बड़ आ जाएगा। सीटी और मार, सीटी और मार हिंदी में लिख दूं, सीटी और मारो, सीटी और मारो हमें, सीटी और मारो हमें, सीटी और मारो हमें, सीटी देखिए बन गया 1 2 3 4 5 यहां तक बन गया। सीटी और मारो हमें तुम राज, तुम राज। कोई लड़का है या कोई लड़की है किसी लड़के से बोल रही है सीटी और मारो हमें तुम, आज से कुछ भी बना लो, राज किसी लड़के का नाम है तो मैं उसको पर्सनली नहीं कर लूँ, कुछ भी बना लो, राज या राहुल या कुछ भी बना सकते हैं, या राजा, राजा सबसे बढ़िया है। सीटी और मारो हमें तुम राजा, क्या बात है, मजा आ गया। तो राज बनाइए या राजा बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ पे तुम मैं बोला हूँ, तो सी टी, टी और इस टी में आपको कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगा देगा तो काम हो जाएगा। टी का मतलब टी ई समझ जाइए, टी आर नहीं हो सकता, टी से टी, टी मतलब अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो टी का मतलब टी ई लिख सकते हैं, वैसे टी आई डन है लेकिन टी ई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक तो ट्रिक होती है ना। तो सीटी और मार हमें तुम राजा, है ना, किसी भी तरह से बना सकते हैं, सीटी और मार हमें तुम राजा। सी से हो गया क्यूबिक, सी से हो गया क्यूबिक, टी से हो गया टेट्रागोनल, और अर्थोरोम्बिक, और अर्थोरोम्बिक, ओ से हो गया अर्थोरोम्बिक। मार 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 मतलब मोनोक्लिनिक, हमें 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 ह हमें मिल गया तो समझिए ह से एक ही वर्ड आने वाला है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तुम मतलब ट्राई क्लिनिक, क्योंकि टेट्रागोनल हमने लिख लिया है तो ट्राई क्लिनिक, और राजा का मतलब क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। तो इस तरह से आप यूनिट सेल के 7 टाइप याद कर सकते हैं, या फिर आपके पास और भी कोई ट्रिक है तो डन, नो प्रॉब्लम, किसी भी तरह से याद रखना है। इससे क्या होगा कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो अगर ये किसी भी तरह से किसी भी पैटर्न से याद किए हैं तो डन है, 100% 1 मार्क्स बन जाएगा। और मार्क्स जो होता है कभी कदा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, हो जाता है, अंतर आ गया तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कि इस पर डेंसिटी पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। एनालिसिस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जैसे एनालिसिस मैं बार बार कर रहा हूँ कि जैसे सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक में आपको बताया गया होगा कि सिंपल क्यूबिक में एक एक एलिमेंट्री जो होते हैं पार्टिकल, एक एक अवयवी कण जो होते हैं कार्नर पर होते हैं, एक यहाँ पर हो गया, 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 एक यहाँ पर, ऐसे करके 8 कोने हैं तो 8 जगह हो गए, तो ये सिंपल क्यूबिक हो गया। अगर एक बीच में रख दिया तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया, और अगर एक एक फेस पर रख दिया, बॉडी सेंटर पर से हटा के फेस पर रख दिया तो फेस सेंटर्ड मतलब एफसीसी के अंतर्गत आ जाए। तो अब इसमें रिलेशन क्या होता है ये आपको आना चाहिए। जैसे एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये साइड है इसकी तो ऐसे होते हैं, एक दूसरे को टच किए रहते हैं इस वाले में। तो यहां से अब ये साइड है, मतलब घन की भुजा ये है, तो भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, मैं मान लिया, और इस जो ये अवयवी कण जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, तो ए और आर में रिलेशन तो साफ साफ आपको दिख गया होगा, ए बराबर क्या हो गया 2r। तो कहने का मतलब जो भी एनालिसिस आपको जिस तरह से कराया गया होगा उस तरह से एनालिसिस अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस आ रहा है तो ए और आर में रिलेशन, कभी कभार छोटा क्वेश्चन बनता है तो ए और आर में रिलेशन भी पूछ देता है, तो ए और आर में रिलेशन भी आपको तीनों का आना चाहिए। वैसे मैं लिख दूंगा बट आपको आ रहा है तो और बेटर है, आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपको बार बार चीजें देखना होगा। जब भी आप सोइए तो एक नजर पूरा पेज पलट के सोइए, ये नहीं कि कुछ और ही पलट रहे हैं, पेज पलट के सोइए। और जैसे आप पैटर्न बना लीजिए कि हमको इतने दिन में ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट ही करना है, तो किसी तरह से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग करते हैं तभी तो टॉपर पैदा होते हैं। तो ये हो गया, अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जल्दी से नोट करना है तो कर लीजिए। तो
ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले हम घनत्व का फार्मूला हम देख लेते हैं। घनत्व का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पर क्वेश्चन भी आता है और ये आप पहले से ही जानते हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो 8 एटम होते हैं वो घन के, बेसिकली क्यूबिक पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, घनीय कोष्टिका देख रहे हैं, तो 8 कोने पर एक एक होते हैं और कितना क्रिस्टल के अंदर होता है, 1/8 भाग अंदर होता है और अन्य से जुड़ा रहता है। तो 1/8 भाग अंदर रहता है, मतलब इस पूरे सेल के अंदर 1/8 भाग रहता है। एक गोले का 1/8 भाग अंदर रहता है, एक गोले का 1/8 भाग अंदर रहता है। तो इसलिए लिखा गया है 8 गोले हैं तो 8 × 1/, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो Z = मतलब इस पूरे इकाई सेल में केवल एक अवयवी कण के बराबर कैंडिडेट अंदर रहते हैं इकाई सेल के, ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद BCC की बात करें तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें एक एटम क्रिस्टल के अंदर होता है। तो ये तो जस का तस रहेगा ही रहेगा, 8 × 1/8 रहेगा ही। अब एक एटम पूर्ण रूप से क्रिस्टल के अंदर, एक एटम पूर्ण रूप से इकाई सेल के अंदर है तो एक ऐड कर दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। और अगर मैं बात करूं FCC की, तो FCC में क्या होगा कि एक एक कार्नर पर तो रहेंगे। अगर आप इसका निकालना चाहेंगे, FCC का Z की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो Z, तो कार्नर पे तो एक एक एलिमेंट है ही, लेकिन कितना योगदान करते हैं, 8 भाग, 1/8 भाग, तो 1/8 × 8 कर दिया। अब इसके बाद फेस पर होते हैं, मतलब इस फेस पर, जैसे ये दीवार है तो दीवार पर एक, पूरे फेस पर एक एटम रहेगा, तो आधा भाग इस इकाई सेल के अंदर होगा और आधा भाग इसके जस्ट बगल वाले, क्योंकि मैं बताया था आपको कि इकाई सेल जो होता है किसी भी क्रिस्टल का रिपीट करके बनाया गया रहता है, मतलब कोई क्रिस्टल इकाई सेल को रिपीट करके बनाया गया रहता है। तो इकाई सेल सबसे छोटी यूनिट है, एक तरह से मान सकते हैं, उसी को रिपीट करके क्रिस्टल बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाले होते हैं ये 1/8 भाग योगदान करते हैं, और ये जो फेस वाले होते हैं, फलक वाले होते हैं, ये 1/2 भाग अपना योगदान कर देते हैं क्रिस्टल सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर। तो अब इसमें तो हमको प्लस करना होगा ना, तो कितने हैं, 6 ही फेस होते हैं ना, 6 ही फलक होंगे, तो 6 × 1/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 3 = कितना हो जाएगा, 4। तो अगर FCC का आ रहा है तो परमाणु की संख्या हम लोग 4 लेके करेंगे कैलकुलेशन, या अगर CCP का भी आ जा रहा है तो भी 4 लेके करेंगे, क्योंकि गुण मैच करता है। मैं बताया था CCP थोड़ा सा अलग होता है, अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट उसमें अलग होता है। तो इतना आप तो पढ़ चुके होंगे, ये मुझे पता है, और ये आपको आ भी गया होगा, ये सबको आ रहा है। अब घनत्व तो इसका कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। घनत्व तो बराबर क्या होता है, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन मतलब मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी = मास अपान वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम हमको इस इकाई सेल का घनत्व निकालना। हम घनत्व किसका निकाल रहे हैं, इकाई सेल का, यूनिट सेल का हम घनत्व निकाल रहे हैं। तो इकाई सेल का द्रव्यमान हमें चाहिए और इकाई सेल का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि इस तरह का इकाई सेल है, इसी तरह का इकाई सेल है। तो अब द्रव्यमान निकालना है, तो इस इकाई सेल का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, इस इकाई सेल में कितने अवयवी कण हैं। अगर एक अवयवी कण का द्रव्यमान हमें पता चल जाए, एक अवयवी कण का द्रव्यमान मान लीजिए 1 ग्राम, तो 4 अवयवी कण हैं तो 4 ग्राम का इकाई सेल हो गया ना। तो इकाई सेल का द्रव्यमान निकालने के लिए हमको ये देखना होगा कि अवयवी कण कितने हैं। तो उसके लिए क्या करें, घनत्व बराबर यम की वैल्यू हमको निकालना है। तो द्रव्यमान, इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिए। तो एक अवयवी कण का द्रव्यमान गुणे अवयवी कणों की संख्या, मतलब अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या गुणे एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान, मास। अब होल अपान आयतन है, आयतन तो आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, ये इकाई सेल घन है, हमको घनी का स्टडी करना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3। अगर इसकी भुजा a है, जैसे ये है, इसकी भुजा a है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, a के पावर 3। अब देखिए,
अवयवी कणों का द्रव्यमान, अवयवी कणों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। इसीलिए मैं पहले ही निकाल चुका हूं। सिंपल क्यूबिक के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसके लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसके लिए कितनी होगी? 4 होगी। तो अवयवी कणों की संख्या को रिप्रेजेंट कर देते हैं जेड से। फिर उसके बाद एक अवयवी कण का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान, अब अवयवी कण एक प्रकार के एटम है ना, जैसे सोडियम NaCl हो जाएगा, सोडियम हो गया, Cl हो गया, कुछ भी एक प्रकार का परमाणु होता है ना, तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? जैसे कोई भी मान लीजिए मैं पूछूं आपसे हाइड्रोजन परमाणु का या कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या बोलेंगे आप? 12 बोलेंगे। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है? नहीं, गलत है। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम प्रति मोल होता है। मतलब अगर हमको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो 12 बटे अवोगैड्रो कांस्टेंट, मतलब 12 अपान अवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, मोल है ना, अब ये ग्राम में हो जाएगा। तो जो भी, अब पीरियोडिक टेबल में तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये क्या है? ये मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, न कि द्रव्यमान। ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान का मात्रक वैसे तो ग्राम या किलोग्राम में होगा। तो अब ये तो किस में है? तो इसको हम लोग एमयू में लिखे, एटॉमिक मास यूनिट में लिखा गया है, तो याद रखिएगा। तो एक्चुअली में इसका एमयू वाला द्रव्यमान मतलब एक तरह का मोलर द्रव्यमान में अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके मोलर द्रव्यमान में मतलब यम में डिवाइड कर दीजिएगा Na से। Na को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, और ये जो आयतन है, आयतन को लिख दीजिएगा। आयतन कर लिया तो यहां पर Na की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.022, 2 से भी काम चल जाएगा, इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो घनत्व का ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। अगर फार्मूले में डाटा MKS में लिखेंगे तो घनत्व का जो यूनिट होगा, घनत्व का जो मात्रक होगा वो 2 तरह से हो जाएगा। अगर डाटा MKS में लिखेंगे तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में जवाब दीजिएगा, और अगर CGS में ले रहे हैं तो किलोग्राम नहीं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में जवाब दीजिएगा, या CC में जवाब दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से घनत्व को हम लोग पढ़ते हैं, या घनत्व के बारे में आप समझे ही होंगे। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं अब हमको उसको देखना है, और मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सब क्वेश्चन। वैसे आपको जितना क्वेश्चन बताया अगर उतना तैयार कर लें तो एकदम डन 100, इतना माइंड में हो जाएगा कि अगर कुछ भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ लिख देगा, इतना तो भरोसा है। और ऐसा होगा ही नहीं कि कुछ आया नहीं, इतना तो भरोसा है। नोट करिए। जैसे देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर दिया है कि एक एक्सरे द्वारा पता चला कि तांबा 4×10⁻8 सेंटीमीटर कोष्टिका के कोर के साथ FCC में है। अब ये जो 4×10⁻8 सेंटीमीटर दिया है, ये क्या दिया है? जो इकाई सेल है उसके कोर की लंबाई दे दिया है, या आप सेंटीमीटर से भी पहचान सकते हैं कि इकाई सेल के कोर की लंबाई दिया है। तो पहले जो जो ज्ञात है उसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो उसी में प्रॉब्लम होगा तो होगा, नहीं तो अगर आपको वो आ रहा है तो कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो ज्ञात है। क्या ज्ञात है? अब हम लोग कोष्टिका की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं, कैसे किसमें लिखते हैं? ए से। तो A = हो गया 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो घनत्व तो देख लीजिए, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ठीक है, मत चेंज करिए, रहने दीजिए, सब सही रहेगा। लेकिन अगर ये पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में रहता तो उसको आपको चेंज करना होता जिसमें ये दिया है। अगर ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लिया होता, या अगर ये पिकोमीटर में रहता, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होता। चेंज करके सॉल्व करेंगे, एकदम कभी गलत नहीं होगा। और क्या दिया है देखिए, घनत्व दे दिया है, रो बराबर दे दिया है 8 इंटू बस 8.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है, लेकिन ये FCC दिया है। FCC का मतलब क्या हो गया? Z की वैल्यू क्या लेना है? 4, और रो = क्या, यही पूछ रहा है। तो क्या हमारे दिमाग में ये नचना चाहिए, क्या हमारे माइंड में कोई इनसे रिलेटेड कोई फार्मूला है? तो आपका दिमाग कहेगा हाँ अभी पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, तो होगा ही ना। तो रो = क्या होता है, फार्मूला बता दीजिए। Z×M होल अपान AQ इंटू Na, यही होता है। अब यहां से हमको मोलर मास, यहाँ पूछा है ना द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहां से हमको मोलर मास निकालना है, जो कि आराम से निकल जाएगा। अब ये रख के कैलकुलेशन करने आपको नहीं आ रहा है तो फिर क्या आ रहा है बताइए।
तो रो की वैल्यू, यहां से रो की वैल्यू भर दिया, 8 रहने दीजिए इसी में। जेड की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। यम तो निकालना ही है, ए क्यू तो ए है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 10⁻⁻24। फिर उसके बाद एन ए की वैल्यू आप जानते हैं 6.022, चलिए 2 लिख देते हैं, एक 2 से काम चलाते हैं, इंटू 10⁻23। अब आपको क्या करना है, किसी भी तरह से इधर उधर करके किसी भी तरह से यम की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो इसको कट कर दिया तो ये कट गया, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई किया तो m इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कटा 2 बार में कटा है, तो 2 इंटू 64 इंटू ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बचेगा। मतलब अब इसका मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा करके। अब इतना पॉइंट है, पॉइंट में है ना, ये 0.1 है एक तरह से मान लीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं होल अपॉन 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई, ये नहीं सॉल्व करेंगे तो क्या, इतना ग्राम हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 100% गारंटी है आंसर आएगा। अब जिसमें हमारा डाटा है ग्राम में है तो ग्राम में आंसर आएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए इस टाइप के क्वेश्चन को, या आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो बात आप जानते ही हैं। अब 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी हमें किसी पार्टिकल का नंबर ज्ञात करना होता है ना, तो एक ही वर्ड आता है याद, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर किसी चीज का, किसी भी पार्टिकल का नंबर ज्ञात करना है, आपको फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू n इंटू Na होता है, ये फार्मूला होता है। मतलब उसके मोल आपको पता होना चाहिए, मोल में नंबर ऑफ मोल्स में केवल एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा इकाई सेलों की संख्या। जैसे कोई भी मान लीजिए कि सोने का लॉकेट कोई पहना है, तो सोने का लॉकेट पहना है तो 10 ग्राम 50 ग्राम होगा ना, 50 ग्राम तो बहुत बड़ी हो गई, 10 ग्राम से ही काम चला लेते हैं। तो 10 ग्राम का अगर है तो वो गिवन वेट है, वो गिवन है, दिया गया पर भार है। तो दिए गए भार में जो भी सोने का आप जो भी परमाणु भार उसका कितना होता है, 197 से डिवाइड कर देंगे तो दिया गया भार अपान ये एक तरह से परमाणु भार है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो मोल पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास टू द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल में एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सोने के या चांदी के या लोहे के कितने छोटे छोटे पार्टिकल हैं। लेकिन यहां पर तो कुछ और ही है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व इसी तरह से होगा। कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। NaCl है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि NaCl किस में होता है, FCC में होता है, FCC में होता है। तो FCC के एक इकाई सेल में 4 अवयवी कण होते हैं। मतलब FCC के एक इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या इज इक्वल टू कितनी होती है, 4। ये आपको पता ही है कि FCC में 4 अवयवी कण मिलकर एक इकाई सेल के अंदर वो ऑक्युपाई किए रहते हैं। ओके, तो NaCl का हमको मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना है, तो निकाल लीजिए। NaCl का इसका हमको मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो Na का कितना होता है सर, 23 होता है, और Cl का 35.5, दोनों को कंबाइन करिए 58.5, इतना ग्राम पर मोल आया। ओके, ये तो m की वैल्यू आई। तो क्या यहां से गिवन वेट कितना, अरे ये तो सेम हो गया, गिवन वेट भी आपका दिया गया भार भी कितना है, यही है 58.5 ग्राम। अब दोनों का वैल्यू सेम है तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 1 हो गए ना। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, इसलिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू दिया गया भार बटे अणु भार। तो दिया गया भार और अणु भार दोनों सेम है तो कितने हो गए भैया, कट गया ना, 1 हो गया। तो n की वैल्यू 1 हो गई। मतलब 1 मोल, ये बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल NaCl में कितने इकाई सेल होंगे। तो एक इकाई सेल जो है 4 अवयवी कण को मिलाकर बनाए जा रहे हैं। तो एक इकाई सेल 4 अवयवी कण को मिलाकर बनाए जा रहे हैं, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी, कुल अवयवी कणों की संख्या यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, कुल अवयवी कणों की संख्या
कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, ये n वाला फार्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन ए, तो n इंटू एन ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू एन ए का मान कितना होता है 6.02 गुणे 10 की घाते माइनस नहीं प्लस 23, ये होता है। तो इतने अवयवी कण है, लेकिन एक अवयवी कण से एक इकाई सेल नहीं बन रहा है, 4 अवयवी कण मिलके एक इकाई सेल बन रहा है, और आपसे पूछा है इकाई सेलों की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई मत कर देना। तो अतः इकाई सेलों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट सेल, समझ जाइएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल n इज इक्वल टू जो आया है 6.022 इंटू 10⁻23 में डिवाइड करने किससे 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अगर यही सवाल सेम सवाल कहता और यहाँ पर एफसीसी की जगह बीसीसी दिया होता तो हम 4 की जगह किससे डिवाइड करते 2 से डिवाइड करते, क्योंकि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ पर अब एफसीसी है तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, मतलब 4 लोग मिलके एक इकाई सेल का निर्माण कर रहे हैं, और बेसिकली इकाई सेल ही पूछ रहा है ना, तो हम पहले ये काउंट कर लिए कि कितने कैंडिडेट हैं, तो कुल कैंडिडेट आए इतने, तो 4 कैंडिडेट मिलके एक इकाई सेल का निर्माण कर रहे हैं, तो इतने कैंडिडेट मिलके कितने, वो चूंकि बट्टा से भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 4 से डिवाइड कर दिया, आ गया कितना हो गया, ये हो जाएगा सर 1.505 अप्रोक्सीमेट ऐसा ही आएगा, चेक कर लीजिएगा, 1.505 इंटू 10⁻23 इतना इकाई सेल आया, ये आया आंसर। सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर सीसीपी चालक बनाता है, दिया है सिल्वर सीसीपी चालक बनाता है, इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। अब कोर की लंबाई दिया है, मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, करना तो आपको ये, तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई दिया है, तो कोर की लंबाई को कैसे प्रस्तुत करते हैं, ए से आप लिख लीजिएगा, ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है भाई, ए बराबर 408.6 पिकोमीटर में यहाँ पर दे दिया, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻12 -12 होते हैं, तो ये हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻−12। अब ये हो गया मीटर, लेकिन हमको बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करें, 408.6 इंटू 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी सेंटीमीटर हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। अब ये देखिए ए आपको पता चल गया, और एक इंटरेस्टिंग चीज दिया है, क्या दिया है, सीसीपी में, तो मैं बोला था कि सीसीपी और एफसीसी में प्रॉपर्टी मैच करती है, जिसके कारण हम दोनों को एक मान सकते हैं, बट होता नहीं है, टाइम रहता तो वो भी बताता, बट इस समय थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में लिया जा रहा है, अदरवाइज सारा कुछ बाकायदे से धीरे धीरे आराम से अगर पढ़ाया जाता तो बहुत डीप में आपको नॉलेज मिलता, तो वो आने वाले लेक्चर्स में होगा, बट ये वीडियो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि अगर आप इसको देखते हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। तो सीसीपी जालक बनाता है, तो सीसीपी मतलब एफसीसी ही मानो, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 ले लीजिएगा, तो आपके पास ए हो गया, जेड हो गया, अरे मोलर मास भी दे दिया है, m इज इक्वल टू 107.6, सारा कुछ तो दे ही दिया है, अब क्या पूछ रहा है, रो इज इक्वल टू क्या होगा, घनत्व का परिकलन करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घनत्व वाला फार्मूला लगाइएगा, ये रो इज इक्वल टू जेड गुणे एम अपान ए क्यू इंटू एन ए, तो सारा डाटा भरिएगा, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए क्वेश्चंस में कभी कभी मल्टीप्लाई थोड़ा से दे देता है, तो उसको तो क्या किया जाए, अब करना तो पड़ेगा ही, मल्टीप्लाई दे दिया तो करना तो पड़ेगा ही, थोड़ा से अप्रोक्सीमेट उसी के हिसाब से करना ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 107, क्योंकि कटने का चांस भी नहीं दिख रहा है, ए क्यूब है, इसका क्यूब करना होगा भाई, दिस इज अ ह्यूज मल्टीप्लीकेशन, 408.6 इसका क्यूब कर दिया इंटू 10⁻−30 हो जाएगा, -30 इंटू एन ए की वैल्यू भर दीजिए 6.022 6.6 प्लांक कांस्टेंट होता है,
इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अप्रोक्सीमेट आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 10 पॉइंट समथिंग अगर आ रहा है इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका जवाब सही होगा। और आएगा भी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई थोड़ी करने वाला हूँ। तो अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले आप इसी को टच मत करिएगा, पहले अगर देख लीजिएगा, इसको लास्ट में करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि पहले इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम कंज्यूम करें, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे छूट जाएंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है। तो रखे रहिएगा, जगह रखे रहिएगा, लास्ट में जब टाइम मिलेगा कि आपको लगा कि हाँ मेरा सारा क्वेश्चन हो गया अब उसको कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। इस तरह से मतलब पैटर्न बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग कहते हैं आके कि थोड़ा सा टाइम अगर रहा होता तो मैं और क्वेश्चन कर लिया होता। तो टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर टाइम मैनेजमेंट लेकर नहीं करें तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। और तो इस तरह से डेंसिटी का इक्वेशन और भी कुछ फार्मूले हैं इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा हार्ड तो यही वाला है, तो इसी के बेस पर लगाया था। लेकिन और भी फार्मूले एक आध दो क्वेश्चन और भी उस पर भी आप देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के क्रोम में जाना होगा। क्रोम में जाके वहां पर लिखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखेंगे, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखेंगे आ जाएगा, एग्जाम लिखेंगे तुरंत आ जाएगा। पहला क्लिक कर दीजिएगा और उसके ऊपर ही टच करेंगे तो तुरंत आ जाएगा एनसीईआरटी का, मतलब एक तरह का पैरा खुल जाएगा एनसीईआरटी का। उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सारे। तो आप 12th में तो 12th वाले पर क्लिक करेंगे तो हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे के चैप्टर वाइज पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। तो आप केमिस्ट्री का जैसे फर्स्ट चैप्टर का चाहिए तो ठोस वाले पर क्लिक कर दीजिएगा, ठोस अवस्था पर क्लिक कर दीजिएगा, या इंग्लिश में भी देखना होगा तो सॉलिड स्टेट पर क्लिक कर दीजिएगा। वो पूरा पैरा मतलब वो एकदम डीप में दिया रहेगा। कम से कम पहले चैप्टर में एनसीईआरटी ने उन्होंने लगभग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया है। अगर वो क्वेश्चन तैयार कर लिया तो उससे बाहर तो कंपटीशन में भी नहीं बनने वाला है। जो एग्जाम कंपटीशन के भी एग्जाम ज्यादातर वहीं से बनते हैं। तो कम लोगों को पता है, इसीलिए लोग अपने बुक का ही जो गवर्नमेंट बुक है उसी का प्रीफर करते हैं। तो वो नहीं करना है, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा एग्जाम्पल सही हो जाए तो एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर लेना, मेरा बात मान के एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर लेना। और इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। उसमें का जो लॉन्ग आंसर मत करिएगा, लॉन्ग आंसर तो आपको आ ही रहा है ऑलरेडी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू।